नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से जानकारी आपको देते चले, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। प्रदेश में आज फिर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। 29 दिसंबर तक हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना। प्रदेश के 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी होने से मैदानी इलाकों में भी बढ़ेगी ठिठुरन। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। लगातार मौसम विभाग के पूर्वानुमान लगा रहा है कि आने वाले अभी कुछ दिनों तक और ठंड बढ़ने वाली है। बर्फबारी के भी आसार जताए जा रहे हैं। तो उसी के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश होने के कारण मैदानी इलाकों में और ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। तो प्रदेश में एक बार फिर और बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया। उत्तराखंड में एक बार फिर ठंड का प्रकोप जारी है। 29 दिसंबर तक हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह से बात। उधम सिंह नगर में किसानों द्वारा हुए प्रदर्शन पर बोले नड्डा, ज्यादा से ज्यादा मंत्रियों को किसानों से बात करने के लिए कहे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं तमाम बड़े दिग्गज। हालांकि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बातचीत की है और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीधे साफ शब्दों में कह दिया कि ज्यादा से ज्यादा मंत्रियों को कहें, किसानों से बातचीत करें और उनसे बातचीत कर बताएं कि आखिर जिस तरह से केंद्र सरकार ने किसान के हित में फैसला लिया है वो उनके लिए ही लाभकारी है। क्योंकि लगातार ये प्रयास कर रही है, चाहे प्रदेश बीजेपी की बात हो, केंद्र सरकार की बात हो, कि आखिर कैसे किसानों को ये समझाया जाए कि उनके हित में काम किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित काला फोन लाइन पर, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार किसानों को मनाने की, उनके नाराजगी दूर करने की कोशिश की जा रही है। अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद निर्देश दे दिए मुख्यमंत्री को कि किसानों से बात करने के लिए मंत्रियों को भेजे। अंकित काला। बिल्कुल, देखिए अर्चना, जिस तरीके से पूरे देश भर में किसानों का आंदोलन देखने को मिल रहा है और खासतौर से दिल्ली में जो पिछले करीब एक महीने से जो किसान आंदोलनरत है, उसको देखते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से वार्ता करी और उसमें उन्होंने कहा है कि पूरे राज्य भर में जो किसान हैं उनसे बातचीत की जाए और ये जो नए कृषि सुधार कानून है इसके विषय में बताया जाए और इसके फायदे गिनाए जाए। हाँ। ताकि जो किसानों को जो भ्रमित किया जा रहा है, इस तरीके का आरोप भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है, तो इसको लेकर के अब आने वाले समय में, और हालांकि अभी भी राज्य सरकार जो है तमाम जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, अन्य माध्यमों से किसानों तक मीडिया के माध्यम से जो नए कृषि सुधार कानून है उसके फायदे गिना रही है। लेकिन अब और विस्तृत रूप से इस तरीके के कार्यक्रम करे जाएंगे और जो मंत्री हैं वो भी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के किसानों को समझाने का प्रयास करेंगे और मीडिया के माध्यम से भी किसानों को प्रयास करेंगे कि जो नए कृषि सुधार कानून है वो कितना फायदेमंद है। जो उसमें एमएसपी खत्म होने की बात हो रही है या मंडियों के खत्म होने की बात करें, ये सारी जो बातें हैं ये अफवाह है। इस तरीके की बातें करते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेता हैं या जो कैबिनेट मंत्री हैं ये सब करते हुए नजर आएंगे। साथ ही बीजेपी का आरोप ये है कि इसमें जो विपक्षी दल है वो किसानों को भरमाने की, बरगलाने की बातें कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से इस तरीके से किसान जो है वो भ्रमित हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसानों को भ्रमित न होने की भी बात कही जा रही है। ठीक है अंकित काला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सभी 70 विधानसभाओं में दौरे कर रखे हैं। 24 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने अपने प्रदेश भर के दौरों की शुरुआत मसूरी विधानसभा से की थी और बीते दिन बंशीधर भगत ने राजपुर रोड विधानसभा का दौरा किया था। प्रदेश अध्यक्ष के दौरों को लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने यह कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के दौरे शुरू हो चुके हैं और अगले 3 महीने के अंदर वो प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान
प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रखे हैं। विधानसभा में ही रात्रि विश्राम और कार्यकर्ता के घर भोजन कर रखे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के दौरे से हर कार्यकर्ता में एक अच्छा संदेश जा रहा है और इन दौरों से संगठन को बहुत फायदा होगा। दूसरा क्या हो रहा है कि वो क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं दे रहे हैं, तो हमारे भी जो वो लोग हैं सब लोग नहीं जा पा रहे। तो वहीं पर विपक्षी दल कांग्रेस लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े कर रही है। शीतकालीन सत्र में भी कांग्रेस ने हरिद्वार में हुई घटना का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। अब एक बार फिर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने हरिद्वार की घटना के मद्देनजर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि विपक्ष ने सदन में हरिद्वार की घटना का मुद्दा उठाया और जब सदन में मामला उठा तो सरकार ने फरार आरोपी पर घोषित इनाम को 20,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया। साथ ही विपक्ष ने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी, लेकिन एक आरोपी अभी तक फरार है। पुलिस आरोपी को पकड़ने में पूरी तरह नाकाम रही है और इससे प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का पता चलता है। प्रीतम सिंह ने कहा कि हरिद्वार के बाद अब पौड़ी में भी विकलांग लड़की के साथ रेप हुआ है। कोटद्वार में खुलेआम डकैती की जाती है। पूरे प्रदेश में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को 31 दिन हो गए। हरियाणा और पंजाब के अलावा अन्य प्रदेशों के भी किसान कानून को वापस लिए जाने की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर इलाके में भी शुक्रवार को दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसानों की पुलिसकर्मियों से झड़प हो गई। प्रदर्शनकारी दिल्ली जाने से रोके जाने पर उग्र हो गए। उन्होंने पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को ट्रैक्टर से हटा दिया। मामले को लेकर काफी देर तक इलाके में तनाव की स्थिति रही। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई थी, जिसे उन्होंने हटा दिया। इसमें जो भी संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं किसान पुलिस के इस रवैये से काफी नाराज दिखे। किसान आंदोलन लगातार पिछले कई दिनों से चल रहा है और हालांकि सरकार किसान संगठन के बीच कई दौरे की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन किसी समस्या का समाधान नहीं निकला। केंद्र कह रही है बिल बिल्कुल किसानों के हित में है, तो वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि किसानों के हित में नहीं है। इसी पर उत्तराखंड बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। राष्ट्रीय महासचिव गौतम जी जो आंदोलन अब बहुत उग्र होता जा रहा है। किसानों ने सब कुछ कर लिया, भारत बंद भी करवा दिया, टोल गिफ्ट भी करवा लिए, अनशन भी करवा लिया, लेकिन ये कृषि कानून बिल पे कुछ भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। देखिए ये उग्र हो नहीं रहा है, ये लोग कर रहे हैं। आपका मीडिया का ही सर्वे बताता है आज की तारीख में इस बिल पर 78% लोग मोदी जी के साथ में और सब इसको पसंद करते हैं। पंजाब के अंदर 80% लोग पसंद करते हैं। ये लोग खाली इसलिए विरोध कर रहे हैं कि इनको कोई जमीन नहीं दिखाई दे रही है, इनका जनाधार खिसक चुका है। इनको लगता है कि ये मौका है किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा सकती है। खाली ये राजनीतिक प्रेरित है और कुछ इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और मुझे लगता है कि जो हम ये बिल लेके आए हैं ये कांग्रेस की आत्मा है। कुछ शरद पवार कैसे कहते हैं, अमरिंदर सिंह तो लागू कर बैठे हैं, इसको चलाते हैं पंजाब के अंदर। कंट्रैक्ट फार्मिंग चला रहे हैं, वो अंबानी से बात करके काम कर रहे हैं वो लोग, और वो हमें कहते हैं। लेकिन दुष्यंत जी अगर पंजाब में चल रहा है तो पंजाब और हरियाणा की ज्यादातर किसान इस प्रदर्शन में क्यों शामिल है? मुझे जो लगता है ये सब राजनीति प्रेरित है। मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ, एक आंकड़ा मेरे पास में है, ये मीडिया ने सर्वे किया है। भारतीय कृषि सुधारों के समर्थन करते हैं क्या आप? इसमें पंजाब ने 78% में हाँ कहा है। आखिर 22% कौन है जो रह गए? आखिर कांग्रेस तो कुछ तो है ना। अभी राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष आएगा तो ये भी खत्म हो जाएगी मुझे लगता है। लेकिन दुष्यंत जी जैसे कि कल पीएम मोदी जी ने लोगों को, किसानों को सौगात दी, वो रकम उनके खाते में डाल के, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। क्या लग रहा है उनके खातों में जो पैसे डाले गए वो राजनीति है या जो कृषि कानून बिल है उसके लिए उनको मनाने के लिए है? देखिएगा जो पैसे डाले गए आज से नहीं दिखाए, 2019 से हम लगातार पैसे दे रहे हैं उनको, और उनको दे रहे हैं जो बेचारे गरीब में आत्महत्या कर रहे हैं।
उनको नहीं दे रहे जो आपको क्या मना करे, उनको वाकई में 2000 रुपये उनके लिए कुछ नहीं है, इससे ज्यादा वो डेली शाम को खर्च कर देते हैं। तो ये विषय नहीं है, और जिनको जा रहा है अच्छा जा रहा है। और अनेकों ने किसानों से पूछोगे तो वो यही कहेंगे हमें बहुत जीवन दान मिला है इससे, और ये नहीं है हमने नीम कोटेड यूरिया दिया है, हमने हेल्थ सोइल कार्ड दिया है, हमने किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड दिया है। कहाँ गए ये लोग जब महाजन उनकी पैसा देकर उनकी जमीन को हड़प लिया करते थे, इनको आत्महत्या के लिए मजबूर किया करते थे, इनके जानवरों को उठा के लिया करते थे, इनको जेल में डाल दिया करते थे। कहाँ गए थे ये सब लोग? ये लोग आज इतना दिखा रहे हैं क्योंकि ये लोग ही उनको लूटा करते थे, यही लोग लूट का काम किया करते थे। आज वो स्वावलंबी बन रहे हैं तो इनको पीड़ा हुई है। गौतम जी, एक जगह तो सरकार कह रही है कि बिल उनके हित में है, विपक्ष भ्रम फैला रहा है, लेकिन इसी को लेकर जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद से बात की गई तो वो ये कह रहे हैं भ्रम नहीं फैलाया जा रहा। संजय सिंह का कहना है किसान अब समझ चुके, क्योंकि केंद्र कह रही है कि किसान बिल्कुल नहीं समझे। संजय सिंह का कहना है किसान बिल्कुल समझ चुके हैं इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, किसान तो समझ चुके, और आपने विधानसभा में पास किया था, आप नासमझ थे, बेवकूफ थे आप लोग, आप में ज्ञान नहीं था, बुद्धि नहीं थी। आपने तो पास किया, आपने इसका समर्थन किया है। बाद में आपको लगा तुम्हारा जन्नाधार खिसक रहा है, तुम जो नाटक ड्रामा करते हो वो ड्रामा भी पास नहीं होने वाला, इसलिए आप दोबारा फील्ड के अंदर आए हो और उस पर आप टीवी इवेंट बना रहे हो, मीडिया इवेंट बना रहे हो, खाली यही काम आप करेंगे। एक अंतिम सवाल, क्या इस समस्या का आंदोलन का समाधान निकलेगा? किसान और सरकार के बीच बातचीत से कब समस्या का समाधान होगा? इसका समाधान होगा, पक्का समाधान होगा। हम आश्वस्त हैं, किसान बेचारे जो बैठे हुए हैं उनकी मांग को हम मानने के लिए तैयार हैं। हमारे अन्नदाता हैं, भाई हैं, बंधु मित्र दोस्त सभी कुछ है हमारे, और मुख्य अपने कृषि मंत्री जी ने उनको इन्वाइट किया, बैठ के बात करेंगे। बीजेपी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष निपेंद्र चौधरी ने कृषि कानून के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन को लेकर कहा कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो असली किसान नहीं है, असली किसान तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से किसान सम्मान योजना लागू कर करोड़ों किसानों को मदद पहुंचाने का काम किया है। कृषि कानून किसानों के सभी प्रकार के हित को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में चलाए जा रहे आंदोलन को 1 माह बीत गया है। किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। पीएम मोदी द्वारा किसानों को वर्चुअल संबोधन किया गया है, जिसमें 9 करोड़ किसानों को सहायता राशि भी पहुंचाई गई है, और खासकर अपने पूरे संबोधन में मोदी ने पूरा फोकस कहीं ना कहीं किसान आंदोलन पर रखा है, और विपक्ष पर भी कहीं ना कहीं जमकर प्रहार किए हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष निपेंद्र चौधरी, जो आजकल किसानों को गाँव-गाँव जा कर के कृषि कानूनों के बारे में बारीकी से जानकारी दे रहे हैं। क्या कहेंगे निपेंद्र जी, जिस तरह से आज मोदी जी ने एक बार फिर किसानों को संबोधित किया है, खासतौर पर पूरी तरह से विस्तार पूर्वक समझाया है, और जो लोग इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं उन पर भी जमकर हमला किया, क्या कहेंगे आप? आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि के रूप में 18,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक अकाउंट में पहुँचाए हैं। ये जो किसान सम्मान निधि का जो किसान सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी, ये गोरखपुर की पवित्र धरती से इन्होंने फरवरी 2019 में लागू की थी, और इसके तहत 1 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपए की रकम किसानों के खाते में पहुंच चुकी है। किसान लाभान्वित हुए हैं। रही बात कृषि कानूनों की, कृषि कानूनों की स्थिति ये है कि कृषि कानून किसान हित में है, कृषि कानून किसान हित में है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को कह रहे हैं, और जो किसान इस बिल को पढ़ रहे हैं, इसका गहनता से इस पर ध्यान दे रहे हैं, तो वो भी समझ रहे हैं कि हाँ, ये किसान हित में ही है। अच्छा, अब जो मोदी जी ने अपने संबोधन में टारगेट ये भी किया है सीधा कि कुछ लोग बरगलाकर कहीं ना कहीं देश में माहौल ख़राब करना चाहते हैं, और उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। ये हवाला भी दिया कि अपनी सरकारों में जो लोग आज बढ़ चढ़ कर किसानों के हित की बात कर रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है। उस पर अब इस पूरी जानकारी को किस तरह से आप गाँव में गली गली में किसानों को जा करके दे रहे हैं, वो भी थोड़ा सा उसका बताएं। ये वो लोग हैं जिन लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से पूरे हिंदुस्तान की जनता ने नकार दिया है। ये लोग उस पर अपना किसान हमारे देश का बहुत भोला है, सीधा है। उस किसान के कंधे पर बंदूक रखकर ये चाहते हैं कि किसी तरीके से हमारी राजनीतिक ज़मीन कहीं मिल जाए हमें, और राजनीतिक रूप से हम लोग किसानों के प्लेटफार्म पर राजनीतिक रूप से अपने आप को हम मजबूत करने का काम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसान सीधा, और वो तो सारी बात ठीक है, लेकिन किसान बेवकूफ़ भी नहीं है। अच्छा,
किसान कब सब तक समझ रहा है। आपको क्या लगता है कब तक खींचेगा आंदोलन? और क्योंकि बहुत देर हो गई है और कहीं ना कहीं अब किसान और भी मतलब इसे तेज करने की बात कर रहे हैं। क्या है सरकार के पास, किस तरह की योजना? आप कब तक ये मतलब ये समस्या कब तक खत्म हो जाएगी? ये आंदोलन असल में ऐसा है जी, आंदोलन एक आध प्रदेश के लोग कर रहे हैं और वो किसान नहीं हैं, मैं ये भी कह दूँ तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जो किसान एक दो जो किसान संगठन हैं जो वहाँ पर कर रहे हैं इस काम को, उन्हीं किसान संगठनों ने जून माह में प्रेस के माध्यम से, उसकी प्रिंट मीडिया की कटिंग मेरे पास है, उसके माध्यम से मोदी जी को शुभकामनाएं दी, बधाई दी और ये कहा कि हमारा सालों पुरानी मांग पूरी हो गई और किसान का सपना साकार हो गया। और आज वही लोग वहाँ पर बैठे हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि वो वहाँ पर बैठे क्यों हैं। रही बात उनके बैठने की, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, क्योंकि इस देश में, हमारे देश में 28 प्रदेश हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हिंदुस्तान में केवल 1 2 3 प्रदेश नहीं हैं। बाकी पूरे देश में कहीं कोई आंदोलन नहीं है, सब किसान संतुष्ट हैं, अच्छा मान रहे हैं बिल को। और स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार बिल तैयार किया गया है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार ही MSP दिया जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं ये चाहते क्या हैं, क्या करना चाहते हैं। रही बात इनके समापन की या उसकी, वो लगभग समाप्त सही है। लगभग 1 2 इक्का दुक्का प्रदेश में कोई थोड़ा बहुत उसका है, वो भी जल्दी ही खत्म हो जाएगा। चलिए, निपेंद्र चौधरी कह रहे हैं कि जो आंदोलन अब आकर के जिस मोड़ पर पहुंच गया है वो कहीं ना कहीं सीधे सीधे तौर पर साफ जाहिर होता है कि उसमें कुछ प्रदेशों के ऐसे किसान बैठे हैं जो पूरी तरह से किसान भी नहीं हैं। और इस पूरे के पूरे आंदोलन को वो लोग हवा दे रहे हैं, यानी बढ़ावा दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। ये साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि जल्दी ही ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए जसपुर से जानकारी आपको देते चले। आप सांसद शुरू करेंगे किसान न्याय यात्रा। 29 दिसंबर से आप सांसद भगवंत मान शुरू करेंगे यात्रा नगर के ठाकुर मंदिर से सुभाष चौक तक होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। 29 दिसंबर को न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे आप सांसद। किसान न्याय यात्रा की बात की जा रही है। जो किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं उनके न्याय की बात की जा रही है। किसान न्याय यात्रा की शुरुआत करने के लिए आप सांसद ने यात्रा निकालने का फैसला किया है और ये न्याय यात्रा 29 दिसंबर को निकाली जाएगी। आप सांसद शुरू करेंगे किसान न्याय यात्रा। 29 दिसंबर से इस यात्रा की शुरुआत होगी। 29 दिसंबर से आप सांसद भगवंत मान यात्रा की शुरुआत करेंगे। और आपको बताते चले, लगातार किसानों के हित में, किसानों के समर्थन में बड़ी बातें और बड़े दावे कर रखे हैं विपक्ष पार्टियां। तो उसी के साथ आप सांसद ने भी किसानों के न्याय के लिए यात्रा निकालने का फैसला लिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और अहम जानकारी आपको देते चले। हरिद्वार में बच्ची की रेप के बाद हत्या का मामला, जघन्य वारदात के खिलाफ कांग्रेस का कैंडल मार्च। कांग्रेस मुख्यालय से निकाला जाएगा कैंडल मार्च। प्रीतम सिंह के नेतृत्व में मार्च निकाला जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने दोषियों को फांसी देने की मांग की। मामले में कांग्रेस ने बीते दिन भी धरना प्रदर्शन किया था। तो लगातार कांग्रेस का ये धरना प्रदर्शन जारी है और इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उन्हें फांसी देने की मांग कर रही है कांग्रेस। हालांकि लगातार कांग्रेस का ये प्रदर्शन जारी है और पिछले दिनों भी कांग्रेस ने इसी जो है मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर भी अब विपक्ष सवाल उठा रहा है। अभी भी एक आरोपी फरार है और जिसको देखते हुए लगातार कांग्रेस प्रदर्शन भी कर रही है। और उसी के साथ जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उसी के साथ सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, ये भी दावा कर रही है विपक्ष। तो ये बड़ी जानकारी लगातार आपको दे रखे हैं। मासूम के साथ दरिंदगी पर कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। देहरादून से खबर, डीजीपी अशोक कुमार ने की समीक्षा बैठक। हरिद्वार में हुए रेप और हत्या प्रकरण के बारे में बैठक की गई। पुलिस अधिकारियों से मामले का फीडबैक लिया गया। फरार आरोपी को पकड़ने के सख्त निर्देश दिए। हरिद्वार में रेप और हत्या प्रकरण के बारे में अशोक कुमार ने समीक्षा बैठक की है। डीजीपी हैं अशोक कुमार और उन्होंने समीक्षा बैठक कर पूरा फीडबैक लिया है और उसी के साथ आगे क्या कार्रवाई करनी है और उसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने समीक्षा बैठक कर पहले हरिद्वार में हुए रेप और हत्या प्रकरण के बारे में बैठक की और फिर आगे के निर्देश भी दिए। हरिद्वार का
बालिका के साथ रेप और मर्डर का केस है, उसकी समीक्षा की डीआईजी और एसएसपी हरिद्वार और एसपी सिटी हरिद्वार और जो आईओ हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एएसपी, उनके साथ ऑनलाइन जो है समीक्षा की मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पूरा प्रकरण है, सबसे पहली बात कि जब केस जो है, जिस दिन की घटना हुई 3 बजे से लड़की मिसिंग है और वो उसी शाम को जो है केस वर्कआउट हो गया, ठीक है। और जो मुख्य अभियुक्त है उसको, मुख्य अभियुक्त को उसी दिन जो है अरेस्ट कर लिया गया। एक जो इसका सह अभियुक्त है, जो मुख्य अभियुक्त का मामा है, जिसके घर में कांड हुआ, वो फरार हो गया उस टाइम मौके से। तो उसके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं, उस पर शासन ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। उत्तराखंड में बदहाल कानून व्यवस्था पर सियासी संग्राम छिड़ गया। दरअसल हरिद्वार में 9 साल की मासूम के साथ दरिंदगी के बाद हुई हत्या मामले में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने विधानसभा में इस मामले को उठाने के बाद राज्य भर में त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाने के साथ ही भगौड़े अपराधी की गिरफ्तारी के लिए 20,000 की राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया। तो उधर बीजेपी विधायक महेश नेगी पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप के मामले में भी बीजेपी घिरती नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। दरिंदगी से देवभूमि एक बार फिर हुई शर्मसार। कानून व्यवस्था पर हाहाकार, कांग्रेस ने किया वार। दुष्कर्म हत्या मामले में सरकार एक्शन में आई। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। देवभूमि उत्तराखंड की कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। धर्मनगरी हरिद्वार में 9 साल की मासूम के साथ हुई हैवानियत ने प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। पुलिस अभी तक देवभूमि की बिटिया के गुनहगारों को पकड़ नहीं पाई है और उधर हरिद्वार में ही एक 15 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आ गया है और इसीलिए सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने हरिद्वार में 9 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद की गई हत्या के मामले को सदन में उठाया, जिसके जवाब में सरकार ने कहा कि बिटिया के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। दोषियों को फांसी की सजा होने पर पुलिस टीम पैरवी करेगी। डीआईजी गढ़वाल की अध्यक्षता में विशेष टीम का गठन किया जाएगा। वहीं फरार दूसरे आरोपी की इनामी राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। हालांकि सरकार के इस एक्शन पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि इस घटना में प्रभावशाली लोग शामिल हैं। कांग्रेसियों ने राज्य भर में त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और पीड़ित परिजनों को जल्द न्याय दिलाने की मांग की है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस सारे मामले की जांच डीआईजी गढ़वाल के निर्देशन में, और यह केवल जांच ही नहीं होगी अपितु जब तक वो दरिंदे फांसी पर नहीं लटक जाते तब तक कोर्ट में पैरवी भी यही टीम करेगी। इससे अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट की तैयारी के लिए निर्देश दिए गए हैं कि आप उसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को ले जाने की पूरी तैयारी करें। इसके साथ साथ हमने जो एक दरिंदा पकड़ा नहीं गया अभी, उसके लिए जो सहाभियुक्त बनाया गया है उसके लिए 1 लाख रुपए की इनाम की घोषणा की गई। आज दुर्भाग्य है कि प्रदेश के अंदर अपराधियों को कानून का भय नहीं, इसलिए घटना घटी। और उत्तराखंड और हरिद्वार में तो क्या नाम कुंभ होने जा रहा है। क्या संदेश यहाँ से जाएगा अगर इस तरह की घटनाएं यहाँ पर घटित। बच्चियों पर हो रहे जघन्य अपराध से पूरी देवभूमि शर्मसार हो रही है। वहीं विधानसभा पीठ की तरफ से भी पुलिस प्रशासन को ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने के साथ ही जल्द दोषियों के गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि देवभूमि में इस तरह की घटना काफी शर्मनाक है, जिस पर लगाम लगाने की बेहद जरूरत है। मेरे द्वारा पीठ के माध्यम से पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया गया कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो और इस पे पूरी गंभीरता से कड़ाई के साथ अतिशीघ्र इस जो दूसरा अपराधी है उसकी गिरफ्तारी होके और उसको सजा मिलनी चाहिए, ये पीठ द्वारा कहा भी गया। एक तरफ उत्तराखंड की बीजेपी सरकार बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे पर घिरी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक
महेश नेगी के मामले में भी उसकी किरकिरी हो रही है। गौरतलब है कि बीजेपी विधायक महेश नेगी के खिलाफ उनकी ही विधानसभा क्षेत्र की एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक उसकी बेटी के पिता विधायक महेश नेगी हैं। महिला के इस आरोप पर सीजेएम कोर्ट ने विधायक महेश नेगी को डीएनए सैंपल की जांच कराने का आदेश दिया था, लेकिन बीजेपी विधायक की तरफ से बीमारी का हवाला देकर कोर्ट से 15 से 20 दिनों का वक्त मांगा गया, जिसके बाद कोर्ट ने अब 11 जनवरी को विधायक को डीएनए जांच के लिए बुलाया है। विधायक जी जो है विधानसभा सत्र के लिए यहाँ आए थे 21 को, और कल तक का सत्र था, लेकिन कल उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई विधानसभा में। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय ने जो है 2 हफ्ते का समय दिया है और 11 जनवरी डेट फिक्स हो गई इसमें। अब 11 जनवरी को माननीय विधायक जी उपस्थित होंगे न्यायालय में। गौरतलब है कि विधायक महेश नेगी से पहले बीजेपी संगठन महामंत्री रहे संजय कुमार पर भी महिला ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसीलिए महिला सुरक्षा को लेकर सरकार सवालों के घेरे में है। अब देखना यह है कि हरिद्वार की बेटियों को सरकार कब तक इंसाफ दिला पाती है, देवभूमि के दैत्यों को कब तक पकड़ पाती है। देहरादून से चंद्रमोहन और किशोर रावत के साथ अंकित काला, हिंदी खबर। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल हिंदी खबर। नमस्कार। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।